तो भेज दीजिए ना यहाँ से। भेज दीजिए। कौन सा, यही वाला ये ना? वाला सर 9:30 बजे से इसको पिक कर दीजिए, तो आएगा। हाँ, सेंड कर दीजिए। इसमें तो टॉपिक डाला नहीं है आपने। हैं? टॉपिक वॉपिक डाली जाती है। इसको कर देंगे, पानी का सर्च करके कर देंगे। उसमें नेम, टॉपिक सब, डेट, टाइम सब रहता है, तभी तो उसको फॉरवर्ड करेंगे वो। हाँ, कल कहाँ तक पढ़ा रहे थे हम लोग? सर मेरे रोलियस को मिले सर इसी को काटते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं, शुभ स्तंभ भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को चंद्रगुप्त सेकंड की विक्ट्रीज के बारे में बता रहा था, ठीक है ना? ये टॉपिक हमारी है विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। उसमें से मैंने जो सोर्स बताया था कि इसने शकों के विरुद्ध इसने विजय प्राप्त की थी, और उसके लिए मैंने बताया था कि आपको गुजरात में शक हुआ करते थे। इसके पहले महाराष्ट्र का शासन था, महाराष्ट्र राज्य पड़ता था, उसमें वाकाटक हुआ करते थे। तो बिना वाकाटकों, अब जाना उनको हराना है तो वाकाटक के क्षेत्र से ही तो जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि वाकाटकों से पहले अच्छे संबंध स्थापित किया, एक मैट्रिमोनियल वैवाहिक। उसने अपनी लड़की का विवाह, प्रभावती गुप्ता का विवाह वहाँ के राजा के मतलब राजा से किया। तो फिर बाद में दिवाकर सेन करके लड़का पैदा होता है, तो बाद में विधवा हो जाती है उनकी पत्नी, ठीक है ना? तो वह राज्य, कुल मिला के जो राज्य है उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो शकों को उन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के कई रेफरेंस मिलते हैं। रेफरेंस मैंने बताया था, एक उदयगिरी गुफा में इंस्क्रिप्शन पाया गया है। तो जो सोर्स है मैंने बताया था उदयगिरी का गुहा अभिलेख। उदयगिरी कहाँ पे है? उदयगिरी है आपका ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, विदिशा से सटी हुई गुफा है। विदिशा को जहाँ पर सांची स्तूप है, विदिशा में ही सांची स्तूप है, ठीक है ना? विदिशा के बगल में ही आप उदयगिरी की गुफा है, क्योंकि जब ये लोग गए होंगे ना तो मध्य प्रदेश के रास्ते ही गए होंगे। तो मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात। तो उदयगिरी की गुफा में वहाँ एक अभिलेख पाया गया है। उस अभिलेख में इस अभियान के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए अनुमान लगाइए कि 2-3 अभिलेख पाए गए हैं इनके संधि विग्रहक सचिव, जो मैंने बताया था ना प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाला था, तो इनके 3 जो बड़े मंत्री थे, जिसे सेनाध्यक्ष का कोई अभिलेख पाया गया है, राजा का खुद पाया गया है। तो ऐसे मतलब वो इंडिकेशन कर। दूसरी बात है, हराने के बाद जब चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा को हरा दिया, तो हराने के बाद जो उसके सिक्के हुआ करते थे, कॉइन्स हुआ करते थे, तो अब सिक्के इनके हाथ में आ गए पूरे के पूरे, खजाना जिसे कहा जाता था। तो उन सिक्कों को दोबारा चलाना संभव नहीं था, तो उन सिक्कों के ऊपर इन्होंने अपनी सील लगवाई हुई है। इसे पुनरांकित मुद्रा कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति की सील लगी हुई है
उसको थोड़ा सा रगड़ करके उसके ऊपर अपना लगवा दिया। यह शो करता है कि उसका जो कॉइन है इनके कंट्रोल में आ गया। तो इसको पुनरांकित मुद्रा कहा जाता है। और वहाँ जब उसने विजय प्राप्त कर लिया गुजरात में, तो व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। व्याघ्र माने शेर, मतलब वो शेर की का कॉइन पर अंकन किया गया है। तो शेर का अंकन इस क्यों किया गया है, मैंने कल बताया था क्यों। हाँ, क्योंकि गुजरात की एरिया अपने शेरों के लिए जानी जाती थी, लायंस के लिए जानी जाती थी। वो मतलब गुप्त काल में ही फेमस था। तो वहाँ पर विजय शो करता है लायन को, मतलब तो यह मतलब कि इंस्क्रिप्शन उदयगिरी गुफा के बारे में, उसकी विक्ट्रीज के बारे में दिखाता है। ठीक है ना। और दूसरा एक अभिलेख, और दूसरी जो अदर विजय के लिए मैंने बताया था कि जो उनका अभिलेख है विक्ट्रीज को का पता करने के लिए, मैंने आपको बताया था मेहरौली का आयरन पिलर, मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली आयरन पिलर इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह आयरन पिलर मैंने कल भी नक्शा बनाया था कि मेहरौली दिल्ली में है, कुतुब मीनार से सटा हुआ, उसको मेहरौली क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर ही एक जो है आयरन का पिलर प्राप्त होता है ऐसे। इसके ऊपर जो है ना, वो पहले आकृति बनी हुई थी गरुड़ की, लेकिन अब वो आकृति नहीं है, हट गई। बहुत पहले हमने हट गया, टूट गया होगा। ये आयरन पिलर है। और यह आयरन पिलर जो है पूरा का पूरा भरतू लोहा इसमें। और इसकी विशेषता मैंने आपको ये बताई थी, क्या बताई थी? हाँ, यह इस पर जंग नहीं लगा है आज तक। और जंग किस में नहीं लगता है? स्टील में। स्टील में जंग नहीं लगता है। इसका जो कंपोजिशन है, अगर इस कंपोजिशन को देखेंगे तो स्टील का कंपोजिशन होता है, वही कंपोजिशन इसका है। तो कहने का मतलब है कि स्टील बनाने का जो टेक्नोलॉजी थी उस समय भारतीयों को नॉलेज उसका था। अब प्रश्न उठता है कि स्टील मेकिंग का नॉलेज कब से था? तो मौर्य काल के पहले से भारतीयों को स्टील का नॉलेज था। ठीक है ना। और कल भी मैंने बताया था स्टील के बारे में भारतीयों को नॉलेज था महात्मा बुद्ध के पहले से। लेकिन यूरोपीय कंट्री को जो स्टील के बारे में पता चला वो पता 17वीं शताब्दी के बाद, जब उन लोगों ने बॉडी को ऑपरेशन करना जाना। क्या ऑपरेशन, जो पहला जो व्यक्ति जिसने ऑपरेशन किया, क्या नाम था जिसने बॉडी को ऑपरेशन के बारे में बताया? तो 17वीं शताब्दी के आसपास में, मतलब उनको ये पता हुआ कि बॉडी को कट करना है, ये करना। तो जब उन लोगों ने ऑपरेशन करना शुरू किया तो सबसे बड़ी दिक्कत उनको, आदमी तो बीमारी से तो नहीं मरता था, लेकिन टिटनेस से मर जाता था। यानी जिसको नहीं मरना है वह भी मर जाता था। अगर उनको बॉडी ओपन कर दी ना, ओपन कर दिया ह्यूमन बॉडी, ओपन करने के बाद जिससे वो ऑपरेशन करते थे लोहे से करते थे। अब वो लोहा चूँकि इन्फेक्टेड होता था तो लोहे से टिटनेस हो जाता था, वो पेशेंट मर जाता था। तो बहुत से पेशेंट मरे। इसके बाद उनको लगा कि नहीं, कुछ इसके लिए अलग करना पड़ेगा। फिर उनको पता चला कि इंडिया में स्टील के बारे में पता है, तो वो लोग इंडिया आए। और इंडिया में फिर स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता चला। फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दोबारा बनाया स्टील का। देन फिर उस टेक्नोलॉजी पर उन लोगों ने काम किया। ठीक है ना। और स्टील का नॉलेज चूँकि इंडिया को था, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था। पूरे दुनिया में किसी के पास नॉलेज नहीं था। तो स्टील का सबसे बड़ा फायदा मिला जहाज बनाने में। जो पानी की जहाज होती है ना, पानी की जो जहाज होती है, तो पानी की जहाज में लकड़ी बनाई जाती है। तो उसकी जो तल होता है जहाज का, उसको जोड़ने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था। तो लोहा, यूरोपीय कंट्री में क्या करते थे लोग, लोहे से जोड़ते थे। और जो जहाज पानी में 1 साल रहती थी वो क्या करती थी, प्रेशर पड़ने पर टूट जाती थी। इसीलिए यह ज्ञान, शिप मेकिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री कहीं पर थी, तो कहाँ थी? इंडिया के पास थी। दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री शिप मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर कब्जा कर लिया, यानी उनका अधिकार हो गया, तो अधिकार करने के बाद 17वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ मैं, 17वीं 17th सेंचुरी, यानी
17वीं 18वीं शताब्दी जब पूरे दुनिया पर उन्होंने करीब करीब कब्जा कर लिया था, तो उनको लगा कि जो है हमको खुद जहाज बनानी चाहिए, पानी की जहाज बनानी चाहिए। और पानी की जहाज उन लोगों ने बनाई। ऐसा नहीं कि वहाँ जहाज नहीं होती थी, जहाज होती थी, लेकिन इंडिया की कैटेगरी की नहीं होती थी ना। तो कहाँ राफाल और कहाँ इंडिया का जो तेजस, ऐसे मतलब आप जानो, समझे ना। तो ऐसे ही उन्होंने जब जहाज बनाई तो फिर तो जहाज की कीमत जो है जितना इंडिया में, मतलब जितना भी वो इंडिया से खरीद सकते थे उसकी 6 गुना कीमत में उन्होंने जहाज बनाई। मतलब इंडिया जितना में 6 गुना कीमत में, जितना भारत से खरीदते उसकी 6 गुना कीमत में जहाज बनाई। और उस जहाज की बहुत लंबी लाइफ भी नहीं हुआ करती थी, तो उनको लगा कि इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो करते क्या थे कि जो भारत में 20 साल जहाज चल चुकी होती थी और 20 साल के बाद पानी की जहाज को रिटायर कर दिया जाता है, अभी किसी काम की नहीं। तो 20 साल चली हुई जहाज जो रिजेक्ट इंडिया वाले कर देते थे, उस जहाज को वो लोग खरीदते थे और फिर 20 साल चलाते थे उसमें। और जितना में वो 6 जहाज बनाते इंडिया वाले, उतना में एक नई जहाज उनको दे देते थे। तो अब वह टेक्नोलॉजी इतना क्लाइमेक्स पर तब पहुंचती है जब वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, लेबर जो है सस्ता हो जाता है, तब कोई चीज़ टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाती है। ठीक है ना। तो ये है, तो इसीलिए जो भारत का नॉलेज था अपने आप में यूनिक हुआ करता था और ये इसको शो करता है। समझ में आया? तो अब अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि भारत में, अब यहाँ से मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस का पूछा गया है, भारत में स्तंभ निर्माण की कला की चर्चा करिए। ये मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। स्तंभ निर्माण यानी पिलर मेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पिलर यानी स्तंभ, तो पिलर कैसे कैसे बनाया जाता था। अब ये स्तंभ हो गया, इस पर एक अभिलेख पाया गया है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसकी है। इस पर एक अभिलेख है, उसमें चंद्र नामक राजा के बारे में लिखा हुआ है। चंद्र नामक राजा, चंद्र नामक राजा, इसकी अचीवमेंट के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें कई बातों को लिखा गया। उसने कहता है कि वह अपने को परम भागवत कहता है। परम भागवत का मतलब वह वैष्णव धर्म में विश्वास करता था। ठीक है ना। फिर वो आगे लिखता है कि उसने बंगाल से कुछ शत्रु आए थे, उन शत्रुओं को उसने पराजित किया, वंग प्रदेश। ठीक है ना। फिर आगे कहता है कि उसने बाहलिकों को पराजित किया। बाहलिक का मतलब पंजाब को उसमें बाहलिक कहा जाता था। फिर कहता है कि उसने कई गणराज्यों का विनाश किया। ठीक है। ये 3 4 5 बातें वो क्या करता है, बताता है अपने अभिलेख में। ठीक है ना। तो इसी के बारे में, तो पहली विक्ट्री तो मैंने शकों के बारे में बता ही दिया है। तो अब इस अभिलेख में एक आपको लिखना है। अच्छा, जो क्वेश्चन है मैं उसको पहले बता दूं आपको, इसकी विक्ट्रीज के बारे में। तो जो अगली विजय करेंगे आप लिखेंगे, वो पहले हेडलाइन डालिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। लिखेगा कि मेहरौली के लौह स्तंभ, मेहरौली के लौह स्तंभ, मेहरौली के लौह स्तंभ के आधार पर, मेहरौली के लौह स्तंभ के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय। ठीक है ना। तो आप लिखेगा कि इस लौह स्तंभ पर, नीचे लिखेगा इसमें कि इस लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा, चंद्र नामक राजा, चंद्र नामक राजा की विजयों के बारे में लिखा गया है। चंद्र नामक राजा की विजयों के बारे में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है तथा लिपि ब्राह्मी। इसकी भाषा संस्कृत है तथा लिपि ब्राह्मी। अब नीचे लिखेगा कि
इसमें राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय से समीकृत किया जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। इसमें चंद्र नामक राजा को किससे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। लिखेगा आगे कि चंद्र नामक राजा अपने को परम भागवत कहता है। वह कहता है कि परम भागवत यानी वैष्णव धर्म में बिलीव करने वाला, वह अपने को परम भागवत कहता है। इसके अलावा इसने उत्तरी बंगाल विजय में मैंने ऊपर समुद्रगुप्त को देखेंगे तो समतट डवाक लिखवाया, कामरू, समतट और डवाक, 3 जो है पीछे लिखवा चुका हूँ। अब हाँ, के अलावा वाहलीक, ये जो वाहलीक है इसको कहा जाता था पंजाब को उस समय। वाहलीक यानी पंजाब, वाहलीक यानी पंजाब, तथा गड़ारी का मतलब इस शब्द यूज किया गया है, गड़ारी का मतलब गढ़ धन अरी, गढ़ का मतलब जो गणतंत्र, उस समय गणतंत्रात्मक राज्य हुआ करते थे, मैंने बताया था, यानी गणों का दुश्मन, जो गणराज्य हुआ करते थे उसका उसने क्या कर दिया? समूल नाश किया। गण राज्यों का, गणारी का मतलब गढ़ धन अरी, यानी गणों का जो दुश्मन हो। गढ़ का मतलब हो गया कि जो डेमोक्रेटिक राज्य हुआ करते थे उस समय, यानी गणतंत्रात्मक राज्यों का क्या किया इसने? का विनाश किया। हाँ, सब जितने भी गणतंत्र, जो लोग भी सर उठाए होंगे, क्योंकि उसने समुद्रगुप्त ने काम तो किया था लेकिन शायद पूरा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया था उसके सामने, सर नहीं उठाया। लेकिन बाद में लगा कि फिर उन्होंने सर उठाया। बहुत से नाम इसमें गणतंत्रात्मक राज्य, बहुत लंबी लिस्ट है। अर्जुन है, अर्जुनायन, काक है, ऐसे बहुत से लंबी लिस्ट है, 15, 16, 12, 13 लिस्ट है उसकी, ठीक है ना। अब ये पूछता है डीप क्वेश्चन, जब आप लोग एमए में हिस्ट्री से करोगे ना तब उसमें पूछता है, या बीए 3rd ईयर में पूछता है आप लोगों को कि गुप्तों के पूर्व गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में लिखिए, तब उसमें लंबी लिस्ट देखनी पड़ती है। अभी आपको जरूरत नहीं है, मैथ्स में भी नहीं पूछता है, लेकिन इतना नॉलेज होना जरूरी है। जब कभी ऐसे लिखोगे आप तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था पहले से ही विद्यमान। अब जैसे मगध एम्पायर है, तो मगध एम्पायर के पहले भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में विद्यमान थी। हाँ, उसमें महात्मा बुद्ध के समय था, उसमें भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों स्टेट आपको पढ़ाया गया। उस अगर 16 महाजनपदों के बारे में अगर पढ़े होंगे आप तो उसमें वही लिस्ट है, 2 गणतंत्रात्मक। तो मगध एम्पायर उन लोगों को फिनिश कर देता है, फिर आता है, और जैसे ही मगध एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो गणतंत्रात्मक राज्य फिर से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसमें 3 विजयों के बारे में लिखा है, उत्तरी बंगाल के बारे में, वाहलिक विजय के बारे में और गण राज्यों के विनाश के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ये इनकी विक्ट्रीज के बारे में है। और इसके अलावा अब इसमें चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ डिटेल बहुत ज़्यादा है। अब इससे नवरत्नों के बारे में चर्चा की जाती है, चंद्रगुप्त के समय के जो नवरत्न हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त के समय फाहियान का भी डिस्क्रिप्शन है। फाहियान जो चीनी यात्री था वो भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के ही समय वो फाहियान फॉरेन ट्रेवलर आया था, ठीक है ना, इसके बारे में। और पहले मैं इसको थोड़ा सा लिखा कुमारगुप्त, और इसको ख़त्म करके फिर मैं डिटेल थोड़ा बताऊँगा फिर इसके बारे में। पहले इसको बाइंड अप कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में लिखता हूँ।
अच्छा हो गया ना। अब जो इसके बारे में बता देता हूँ, स्तंभों के बारे में। ठीक है, अब जैसे स्तंभों के बारे में कि भारत में जो स्तंभ निर्माण की जो परंपरा रही है वो कैसी रही है, और एक IAS मेंस का क्वेश्चन है। IAS मेंस का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया, लोग हवाई बातें करते हैं केवल बस घुमाने की बात। मैं आपको बता रहा हूँ स्तंभ निर्माण की परंपरा। अब किसी प्रोफेसर से चर्चा करोगे तो वो लोग भी बड़ा मतलब हेजिटेट करते हैं। देखिए, अब इसके लिए आपको वैदिक परंपरा, आपको इंडस वैली से चलना पड़ेगा या वैदिक परंपरा से चलना पड़ेगा, वैदिक परंपरा। तो आपको अब क्या वैद यानी देखो, भारत में स्तंभ अगर आप लोग कनेक्ट कर सके तो मैं कनेक्ट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्माण की परंपरा, ये IAS मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि कई बार मैंने इंटरेक्ट कर चुका हूँ कई प्रोफेसरों से इंटरव्यू में, लेकिन वो सर के ऊपर से सब निकलता है, उन लोगों के ऊपर सर से निकलता है। उसका निकलने का रीज़न ये है कि भाई देखिए, अध्ययन करने की बात है ना, जब पढ़ोगे तभी तो जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं जानोगे, वो सीधी सी बात है। तो अब क्या है कि अगर इस परंपरा को देखना है तो पहले वैदिक परंपरा में देखना है। वैदिक परंपरा, वैदिक परंपरा क्या वेदों में स्तंभ निर्माण की परंपरा का विवरण है? सर उसमें लोहे का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग होता ही नहीं था, तो स्तंभ भी। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब इसमें ऋग्वेद में चर्चा इसकी मिलती है। ऋग्वेद में जो इंद्र के जो महल हुआ करते थे, या जो राक्षसों के असुरों के महल हुआ करते थे, असुरों के महल, तो असुरों के जो महल हुआ करते थे वो स्तंभों पर आधारित थे, स्तंभों पर। और सत यानी ऐसे ऐसे महल थे जिसमें कि 100 स्तंभ मतलब होता था। और वैदिक लिटरेचर में हमको जो डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो घर बनाने की परंपरा थी उस समय स्तंभों पर आधारित थी। तो वैदिक परंपरा में हमारे साहित्य में कहाँ मिलता है इसका विवरण? ऋग्वेद में इसमें मिलता है। इसमें कैसे स्तंभ थे, कैसे थे? लकड़ी के, हाँ, लकड़ी के स्तंभों की चर्चा है। लेकिन जो महल की चर्चा होती है उसमें लिखा गया है कि इनके महल पत्थरों के बने थे, लिखा हुआ था पत्थरों के महल बने थे। तो हालांकि पत्थर का हुआ साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए उस चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऋग्वेद में लकड़ी के स्तंभों की चर्चा पाई गई, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो पहले हो गए लकड़ी के स्तंभ हो गए। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा है, धौलावीरा टॉपिक हमारी थोड़ी सी अलग जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट करना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। धौलावीरा में ब्रोकन पिलर्स प्राप्त हुए, ब्रोकन पिलर्स, चमकीले ब्रोकन पिलर, और वो ऐसे हैं जिस पर लगता है कि एकदम चमक रहे हैं, पत्थर के ऊपर पॉलिश की गई है। और वहां पर एक सभा मंडप है उसमें कि वह मंडप पिलर पर आधारित है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है, 2 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। पत्थर के स्तंभ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कैसे? पत्थर के स्तंभ। और यहीं पर दूसरा स्तंभ प्राप्त होता है, वह ईंटों के बने स्तंभ, ईंटों के बने स्तंभ। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। फिर और आगे चलते हैं, चौथा चलते हैं। अभी आपने पढ़ा किसके बारे में? लोहे के स्तंभ के बारे में। ये कहां से प्राप्त होता है? ये है लोहे का स्तंभ। ये आपका प्राप्त होता है चंद्रगुप्त सेकेंड के समय। ठीक है ना? तो लकड़ी के स्तंभ और पत्थर के स्तंभ, ईंटों के स्तंभ और इसके बाद लोहे के स्तंभ, इतने प्रकार के स्तंभों का कॉन्सेप्ट भारत में है था। और कहा जाता है कि बिल्डिंग डिजाइनिंग का मतलब यूरोपीय देशों में जब बिल्डिंग बनाई जाती थी, जैसे हमारे यहाँ नींव देके बनाई जाती थी, वैसे बनाई जाती थी। लेकिन इसके ऊपर आप जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो आप, इसकी लिमिटेशन है। लेकिन पिलर टेक्नोलॉजी ने इसमें क्रांति कर दिया।
पिलर टेक्नोलॉजी ने इस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मजबूत और मल्टी स्टोरी कर दिया। यानी हमारे प्राचीन साहित्य में लोगों को पता था कि जो बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए वो किस पे बनाई जानी चाहिए, पिलर्स पे बनाई जानी चाहिए। इसको लोग 2-3 हजार साल पहले जानते थे और लोगों को बाद में पता चला, अभी मुश्किल से 100 साल पहले पता चला होगा कि नहीं, पिलर्स पे बनाया तो मजबूत बनेगा। और इंडिया में यह ज्ञान जो है पिछले 3000-4000 साल पहले से था कि जो वो लोग बनाने का प्रयास किया, उन लोगों ने पिलर्स पर बनाने का प्रयास किया। अब ये पिलर्स बनाए गए तो अब इसमें जो पत्थर के पिलर थे इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुम्हरार, अब मैंने पढ़ाया नहीं, कुम्हरार जो पटना के बगल में कुम्हरार एक जगह है, जिस मेगास्थनीज को पढ़े थोड़ा बड़ा, मेगास्थनीज का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वह लिखता है कि चूंकि वो राजदूत था तो वह चंद्रगुप्त के महल की चर्चा करता है। वो चर्चा लिखता है कि उस महल के चारों तरफ कैसे जो है मतलब एक सुरक्षा घेरा हुआ करता था, दीवार बनी हुई थी, इतने दूरी पर जो है उस पर सुरक्षा के लिए बुर्ज बने हुए थे, प्रवेश द्वार हुआ करता था। और वह आगे कहता है कि ये जो महल सोने का बना हुआ था, सोने का। और जब उसने महल को देखा तो वो देख करके हैरान रह गया, कहा कि ऐसा महल तो जो है आदमी बना ही नहीं सकता है, देवता बनाए होंगे। और उस महल को फाहियान ने भी देखा था, ये भी चर्चा करता है। फाहियान चर्चा करता है कि ऐसा महल तो बनाना संभव ही नहीं है, आदमी बना ही नहीं सकता महल। तो अब ये प्रश्न कि महल गया तो गया कहाँ इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ महल गया? तो उन महल की चर्चा के संदर्भ में अच्छा, सोने का महल बना हुआ है, तो सोने का महल बना था, सोने का नहीं था, वो महल बना था लकड़ी का। और उस लकड़ी के ऊपर जो है सोने की एक प्लेट चढ़ाई गई थी। तो वो देख के भ्रमित हो गया कि ये सोने का है कि जो है लकड़ी का बना हुआ है। और उस महल के अवशेष पटना के बगल में कुम्हरार नामक जगह है, वहां से उसका साक्ष्य पाया गया। कुम्हरार, मैडम आप लोग पढ़ाई नहीं क्या, हिस्ट्री के प्रोफेसर है? कुम्हरार जगह है आपका ये पटना के बुलंदी बाग में, पटना के बुलंदी बाग है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड का महल यानी पैलेस यहाँ से प्राप्त हुआ। और यहीं से लकड़ी के पिलर्स प्राप्त हुए हैं, यहीं से। इसमें लकड़ी का भी साक्ष्य पाया गया है और पत्थर का भी साक्ष्य पाया गया है, दोनों। अब ये थोड़ी सी और भी क्लास मेरी भाग जाती है बार बार, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं जाना पड़ता हूँ मजबूरी में। यहाँ पर लकड़ी और पत्थर दोनों का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त के पहले जो बनाया जाता था उसमें अधिकतर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके पीरियड में पत्थर का भी थोड़ा प्रयोग किया गया। और चंद्रगुप्त अशोक के समय पूरा किया गया, पूरा कर दिया गया। तो यह प्रयोग चंद्रगुप्त सेकंड का फर्स्ट का टाइम, यह ट्रांजिशनल पीरियड है, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अशोक के समय अगर आप देखो, अशोक की जो है बराबर की गुफा, पढ़ाया आपने, मैडम सर ने पढ़ाया होगा, बराबर की गुफा ये आपका वहाँ पे है। और अशोक ने पहली आजीविक संप्रदाय को, लोगों को गुफाओं में रहने के लिए उनके लिए आवास बनवाया। गया के बगल में बराबर की गुफाएं हैं, उसने आजीविक संप्रदाय के लोगों को बना करके उसने दान दिया था। हाँ, वो गुफा बनवाने वाला अशोक पहला व्यक्ति था पूरे इतिहास में, ठीक है ना, मैन मेड केव। और जब उसने बनाया तो उस गुफा को जब देखोगे आप ना, तो जैसे लगता है कि जो कलाकार जिन लोगों ने बनाया वह पहले लकड़ी का काम करते थे और उनसे कह दिया कि आपको पत्थर का बनाना है। तो जब लकड़ी का काम करने वाला पत्थर का काम करेगा तो उस पर लकड़ी की छवि जो है साफ साफ दिखाई पड़ेगी। अब पत्थर के अंदर जब आप देखोगे तो उसमें बडेरिया बनी हुई, जैसे बीम बनी हुई है ना। अब पत्थर में बीम बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन उन लोगों ने बीम बनाई हुई है, ठीक है। तो जैसे मड़ई बनाने वाले को, जैसे मंडई जानते हैं ना, गांव में जो मंडई बनाई जाती है उसको जो है पक्का बनाने के लिए बोल दिया जाए तो उसकी छाप नहीं जाएगी, वो बनाएगा।
तो अशोक का जो कार्यकाल है वो पत्थर के लिए जाना जाता है, स्टोन के लिए जाना जाता है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट का कार्यकाल है उसमें दोनों का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, दोनों का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो वहाँ पर लकड़ी के पिलर्स बनाने की परंपरा भारत में रही। अब जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, एक टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि मंदिर बनाने की कला की शुरुआत कब होती है? सबसे पहले गुप्त काल में ही होती है। किसके समय होती है? जो पढ़ा रहा हूँ यही टॉपिक, हाँ यही टॉपिक, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही भारत में पहले मंदिर बनाया गया। मंदिर, इसके पहले भारत में मंदिर नहीं बनाए जाते थे। नहीं, पटना से सटा हुआ बुलंदी बाग नामक जगह है, पटना में ही है, पटना से सटा हुआ, पाटलिपुत्र से बोलते हैं। तो अच्छा, इसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। मंदिर हमको पढ़ाना है, अभी पढ़ाएंगे इसको हम, लेकिन चूंकि कनेक्ट है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया कि भारत में जो मंदिर बनाने की कला की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अब लेकिन यहीं पर थोड़ी सी बात डिस्प्यूट हो जाता है। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय मंदिर बनाया गया, वो जो मंदिर बनाया गया वो पत्थरों का मंदिर बनाया गया, पत्थरों का मंदिर। क्या इसके पहले मंदिर नहीं होते थे भारत में? दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास कोई साक्ष्य तो नहीं है मंदिरों का। हमारे पास कोई साक्ष्य तो नहीं है इसके पहले जो मंदिर बनाने का। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके पहले क्या था। अच्छा, मंदिर जो है गुप्त काल का शब्द है, मंदिर गुप्त काल का, यह मंद से निकला है। मंद का मतलब होता है आराम। तो जहाँ देवता आराम करे, मंदिर में देवता होता है, तो मंदिर का मतलब जहाँ पर देवता, मंदिर मंद से निकला हुआ, मंद, वो तो कहते हैं मन से निकला है, मन से नहीं निकला है, मंद से निकला है। मंद का मतलब सुस्त हो जाना, मतलब आराम करना। तो मंदिर वह जगह है जहाँ पर देवता क्या करता है? आराम करता है। अच्छा, अब इसके पहले क्या मिलता? इसके पहले जो मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके पहले देवालय शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या? देवालय। तो जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लिखोगे तो दो फेस में लिखना पड़ेगा। जो मैं नई बात बता रहा हूँ दूसरे को बताऊँ तो चिहुक जाएगा, कहा कि ये कहाँ पढ़ लिया आप, ये तो मैं कहीं पढ़े नहीं। दिक्कत इस चीज़ की। तो जो देवालय शब्द का बेटा प्रयोग किया गया है, पहले मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, पहले देवालय शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, उसमें अगर पढ़ोगे आप तो उसमें देवालय शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और जो देवालय बनाया जाता था, जो इसके अनुसार वह जो कस्बा होता था उसके बीच में बनाया जाता था। लिखा भी उन्होंने कि मोहल्ले, मतलब जो भी उसके बीच बनाया जाता था देवालय। लेकिन दिक्कत है कि उसका अवशेष नहीं प्राप्त होता है ज़्यादा, क्योंकि लकड़ी का बनाया जाता था। तो लकड़ी का बनाए जाने के कारण उसका अवशेष विद्यमान नहीं है। लेकिन शुंग काल के आसपास का जो पीरियड है, वहाँ के कुछ मंदिर प्राप्त होते हैं। जैसे उन्नाव के बगल में एक जगह है, वहाँ पर जो लेकिन मंदिर जो बनाए जाते थे वो ऐसे गोलाकार, ऐसे यहाँ पर देवस्थान हो गया, यहाँ पर मंदिर को स्थापित किया, और इसके ऊपर जो है ऐसे, बहुत लोग कहते थे कि खुला ही बनाया जाता था ऐसे लेकिन कोई उसका कोई वो नहीं था। तो मंदिर को अगर लिखना है तो देवालय, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, तब मैं कभी भेजूंगा आपको, देख लीजिएगा उसको, देवालय और मंदिर दोनों के बीच में। तो उसमें भी पिलर्स का प्रयोग किया जाता था। तो पिलर्स मेकिंग की टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो भारत में वैदिक काल से शुरू होती है, ठीक है। और वैदिक काल से शुरू हो, फिर इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होता है वो होता है मध्यकाल में। तो मध्यकाल के जो मंदिर बनाए गए, विशेषकर दक्षिण भारत में, ठीक है ना, तो दक्षिण भारत के जो मंदिरों के स्तंभ बनाए गए वो आश्चर्यजनक हैं, पूरा आश्चर्यजनक। कुछ तो मंदिर दक्षिण भारत के जो मंदिरों के वो हैं, वो ऐसे बनाए गए हैं कि नीचे जो है पूरा मंदिर बना हुआ है, नीचे जो वो है उसका बेस है वो जमीन से टच नहीं है, देखा है आपने। और कुछ मंदिरों के जो पिलर्स हैं, आप उसमें देखेंगे तो जैसे शीशे में अपना मुंह देखते हैं, आप ऐसे शीशे में मुंह देख लीजिए,
आपको लगेगा कि ये शीशे का बना हुआ है, लेकिन बना है पत्थर का। पत्थर का, और उसकी इतनी चमक है कि आप ऐसे एकदम खड़े हो जाएंगे तो आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये किसके समय का है? अधिकतर जो है आपका कृष्णदेव राय का जो टाइम है, वो क्लाइमेक्स है मंदिर टेम्पल निर्माण का। इसके बाद फिर डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये फ्रेमिंग है स्तंभ के बारे में। आईएएस का क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कुछ पता चला दिमाग में? ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आप एंशिएंट से उठा करके मिडवल तक लेके आओगे पूरा, तब इसके बारे में आपको लगेगा तभी है। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको सिस्टमेटाइज करना है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में। अब इसको एक पेज में 150 शब्द बना कर क्या करिए, खत्म। कुछ नहीं, आईएएस फाइस कुछ नहीं होता, सब फर्जी बात है। ये सब बेवकूफ़ी के लोगों को ब्रेनवाश करके हैंग करके रखा जाता है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, ये है वो है, सब बेवकूफ़ी की बातें, कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं ना? कुछ भी नकुलहाई नहीं है, इसके चक्कर मत पड़िएगा। सर सिर्फ मेहनत की बातें हैं केवल, बस मेहनत मिले, किताब मिल जाए आपको अच्छी, ये सब मैटर। क्योंकि जो इतना बताने में ही इतना मैटर मिलना आसान नहीं है, बहुत बड़ा संकट है किताबों का, आपको पता नहीं है। इतनी मार्केट में आपको तो आपके पास एक भी किताब नहीं, मैं पूछूं तो आप एक किताब का नाम नहीं बता पाओगे, बताओगे लेकिन वो किताब नहीं, गाइड बताओगे आप। तो आपकी सबसे बड़ा जो नुकसान आप लोगों को हुआ है कि वो टेक्स्ट का नुकसान हुआ है। इतने मार्केट में मैटर अनावश्यक भर दिया गया है कि जो आपके लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। आपका टाइम तो चला जाएगा लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। सबसे बड़ा संकट आज से 20 साल पहले नहीं था इतना। हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े हैं, किताबें गाइड बुक हो ही नहीं। लोग गाइड बुक के नाम पर लोग गरियाते थे, अरे गाइड बुक पढ़ रहे हो, फेंको उठा करके, ऐसे बोलते थे। आज लोग मतलब आज किताब खोजना मुश्किल है। हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में अभी चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त के नवरत्नों के बारे में बताऊंगा आपको, और फाहियान का डिस्क्रिप्शन 2 मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अभी इसको वाइंड अप करने के बाद फिर लौटूंगा। आगे लिखिए कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त एक पिलर है सर, उसके सरगम निकलता है, कोई मंदिर में पिलर है, उसमें टच करने पर सरगम निकलता है। हाँ, वो देखिए बताना भूल गया, उसमें संगीत निकलता है। उसको आप इसको दक्षिण भारत में ही है, उसको मेरे दिमाग में था बताने के लिए लेकिन मिस हो गया जो है। तो वो दक्षिण भारत में उसमें म्यूजिक निकलती है, संगीत निकलता है मंदिर के पिलर से, ठीक है ना। आगे लिखिए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम 414 से 414 से इसका टाइमिंग मैं लिख नहीं पाया है, आप देख लीजिएगा इसको आगे। 414 से अच्छा 455। अच्छा, इसमें लिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब कि वो साक्ष्य प्राप्त होता है, वो इसी के समय से क्या होता है, प्राप्त होता है। सबसे अधिक अभिलेख और सिक्के, लिखिएगा, सबसे ज़्यादा अभिलेख तथा सिक्के कहाँ से प्राप्त होती हैं? वह कुमारगुप्त के समय से प्राप्त होते हैं, कुमारगुप्त के शासनकाल से प्राप्त होते हैं, कुमारगुप्त के शासनकाल से प्राप्त होते हैं। कुल 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। कुल 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं इसके समय, कुल 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसकी माँ का नाम क्या था? ध्रुव देवी, ठीक है ना, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। और
पिता का नाम चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना। ध्रुव देवी मैंने बताया था, ध्रुव देवी कहानी मैंने बताई थी आपको। और इसका एक भाई था, जैसे कि जो राजा होते थे ना, तो राजा क्या करते, जो राजा बन गए, जो उसके छोटे भाई इनके होते थे, उनको, क्योंकि ये माना जाता था कि सबसे जो खास होते थे उनको अलग अलग जगहों के राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी है, जिससे मुख्यमंत्री बनाते थे, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गया, उसके 5 भाई है, तो पांच राज्यों का मुख्यमंत्री बना दिया। यानी पावर अपने परिवार में ही करके क्या रखना, इकट्ठा रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर सब लोग क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो इसका एक भाई था, उसका नाम था गोविंद गुप्त। इनको इन्होंने बसाड़ का राज्यपाल बनाया। गोविंद गुप्त, गोविंद गुप्त बसाड़ का राज्यपाल। ये जो बसाड़ है वो बिहार में है, ठीक है ना। बसाड़ जो कहाँ पे है, मिट्टी की वो पाई गई है, मिट्टी की बनी हुई सिक्के, मिट्टी की बनी हुई कुछ अवशेष पाया गया है, क्या बोलते हैं उसको, तो याद नहीं आ रहा। मिट्टी के, हाँ नहीं, पकी मिट्टी के सिक्के की तरह से होता है, उस पर इसका नाम लिखा गया है। पकी मिट्टी के सिक्के, कुछ जैसे टेराकोटा नहीं, जैसे छोटे सिक्का की तरह से होता था, उस पर जो इसका नाम लिखा हुआ है, छल्ले की तरह से। हाँ छल्ले की तरह, सिक्का की तरह से होता था, उस पर इसका नाम लिखा हुआ है। मृत्तिका ऐसे नाम है यार, मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो उपाधि थी, उपाधि लिखिएगा शक्रादित्य। इसकी जो उपाधि थी, जो टाइटल इसने उपाधि लिया था, शक्रादित्य, शक्रादित्य। गोविंद गुप्त का मिला है, बसाड़ से मिला है, बसाड़। ये क्वेश्चन पूछा भी ऐसा देखा लगता है, बसाड़ से गोविंद गुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है, मिट्टी का, शक्रादित्य। और शक्रादित्य शब्द का प्रयोग किया है वेनसांग ने, अपने विवरण में किया है। वेनसांग को लिखता है, वो शक्रादित्य लिखता है, नाम इसका नहीं लिखता है, वो शक्रादित्य का नाम लिखता है। वेनसांग ने जो शक्रादित्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, इसके लिए, कुमार गुप्त ने किया है, ठीक है ना। इसके शासन के अंत काल में लिखेगा, जब इसका शासन काल अंतिम पीरियड था, तो 2 आक्रमण की सूचना मिलती है। एक है हुणों का आक्रमण और दूसरा है पुष्यमित्र जाति का। एक है पुष्यमित्र भी अटैक हुआ करता था, वो पुष्यमित्र नहीं, ठीक है ना। तो लास्ट में पराचंद्र लिखेगा कि कुमार गुप्त के शासन काल में, लिखेगा कुमार गुप्त के शासन काल, कुमार गुप्त के शासन काल के अंत में हुणों का तथा पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण हुआ, एक का आक्रमण हुआ। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हुणों के आक्रमण की सूचना हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अभिलेख की सूचना हमें प्राप्त होती है भीतरी अभिलेख, भीतरी, ठीक है ना, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख। इसकी सूचना मिलती है स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त नहीं, स्कंद गुप्त, इसके लड़के के अभिलेख से मिलती है, ठीक है ना। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है। भीतरी कहाँ पे है, ये भीतरी है गाजीपुर, जिला गाजीपुर, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतरी, सैदपुर के नजदीक है, नियर सैदपुर।
कोई गया गाजीपुर कभी? सैदपुर गाजीपुर, मैं यहाँ गया हूँ तो बकायदे देखा हूँ वहाँ। अब इसमें हूणों के अटैक की सूचना मिलती है। हूण, तो हूण भी एक विदेशी जो है आक्रमणकारी हुआ करते थे। हूण, इसे इंग्लिश में हंस कहा जाता है, HUN, हूण, ठीक है ना। लेकिन दूसरे साहित्य में सूचना नहीं मिलती हूणों के बारे में। एक शब्द पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब जाओगे, हूण बड़े ही निरंकुश और बड़े ही निर्दयी किस्म के लोग होते थे। वो ह्यूमन स्लाटर, एनिमल स्लाटर पूरा अटैक कर देते थे, सबको विनाश कर देते थे। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे असर, एक बार हिस्ट्री के प्रोफेसर थे तो उनसे हमारी बहुत चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार हूणों के बारे में कोई चर्चा पता नहीं चलता है, हूणों के बारे में। हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर है अभी, तो जो अब उसी एरिया का, मतलब हम लोगों का चूँकि घर उसी एरिया के आसपास में है, तो ये बड़ा मैंने रिसर्च किया जा करके कि फिर कैसे पता कैसे लगाया। जहाँ पर लड़ाई हुई थी, जिस जगह पर हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था, ठीक है ना, उस जगह पर मैं गया देखने के लिए। तो वहाँ पर अभी भी सेटलमेंट, मतलब कि पुराने घर बने हुए हैं और तमाम उसका अवशेष वहाँ पर। लेकिन एक शब्द का प्रयोग ये लोग करते हैं वहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हुड़ार। हुड़ार क्या होता है? नहीं, सियार नहीं होता है, भेड़िया को बोलते हैं। सियार भेड़िया में अंतर होता है। भेड़िया को कहा जाता है कि वो शेर से कम नहीं होता है। आप वीडियो नहीं देखते आप लोग हैं? हाँ, बच्चे नहीं, वो छोटे मोटे एनिमल को उठा लेते हैं, बकरे उकरे को लात को उठा ले जाते हैं। जितना उनका वजन होता है उतना वो लात को उठा ले जाते हैं। और उसका जो जबड़ा होता है, जबड़ा, शेर का जो ये पंजा होता है ना, ये वो सबसे ताकतवर होता है। वो चाहे तो 5 कुंतल के कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के फेंक दे पीछे, इतना ताकतवर शेर का हैंड होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ताकतवर जो है, जो जबड़ा ताकतवर नहीं होता है, जबड़ा जो है जो भेड़िया का ताकतवर होता है, वो इतना ताकतवर होता है कि 2 चीज़ को मतलब ऐसे फाड़ दे बिल्कुल। उसका मुंह देखिए ना भेड़िया का, तो बहुत ताकतवर। वो शेर से डरता उड़ता नहीं है वो भेड़िया। शेर के शिकार को अगर छीन लेता है, समझ लीजिए, ये भेड़िया होता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब जाओगे ना, तो वहाँ पर भेड़िया ना तो बड़कवा सियार बोलते हैं कहीं का, तो जो भेड़िया के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो हुड़ार शब्द का प्रयोग किया गया है। और हुड़ार शब्द किससे निकला है? हूण से निकला है, हूण से। तो यह प्रूफ करता है कि वो लोग कितने बर्बर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये मतलब प्रूफ होता है। तो ये यहीं पर लड़ाई हुई थी उनके बीच में, दोनों के बीच में। ये गाजीपुर में जगह है, यहीं पर अभिलेख प्राप्त होता है। हराने के बाद यहीं पर उन्होंने हराया था, ठीक है ना। और कुमारगुप्त के बारे में सबसे बड़ा इनका श्रेय है, इन्होंने नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, लिख लिया लास्ट में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे नालंदा महाविहार कहा गया है, ठीक है ना। इसका जो नालंदा महाविहार यानी नालंदा, इससे बहुत लोग नालंदा विश्वविद्यालय भी कहते हैं, विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? पटना, ठीक है। पटना यानी पाटलिपुत्र में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। अच्छा, ये विहार था, विहार का मतलब विहार, हाँ, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे उसे विहार कहा जाता है, ठीक है। विहार का मतलब जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहे, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहे उसे विहार कहा जाता है। लेकिन ये महाविहार इनका बहुत से रहते थे। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि वैदिक जो परंपरा हमारी है, तो वैदिक परंपरा में जो आश्रम हुआ करते थे, आश्रमों को बसाया गया था, क्योंकि किसके लिए? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बाकायदे व्यवस्था हुआ करती थी।
ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, पढ़ाया जाता था। लेकिन उसके लिए एक नियत उम्र तय की गई थी। अब बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जब विकसित हुआ, भारत में लोगों को संन्यास लेने की परमिशन नहीं थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक से समझिएगा, संन्यास नहीं ले सकते थे आप। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर हाँ, लेकिन कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह, लेकिन जैसे कि कोई अगर ईश्वर को जानना चाहता है तो जैसे कि ध्रुव के बारे में आप पढ़िए, तो बचपन में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्होंने तपस्या किया था। लेकिन यह भारतीय परंपरा इसको सपोर्ट नहीं करती। आपको ये 4 आश्रम में जाना ही जाना पड़ेगा आपको। तो इस परंपरा को वायलेशन अगर किसी ने किया तो किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। अब जब वो महात्मा बुद्ध बन गए तो उन्होंने, अब उनके समय क्या हुआ कि जो लड़के थे उन्होंने वो भी संन्यास लेना शुरू कर दिए। नई उम्र का, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 15 साल का है। तो जब बच्चे संन्यास लेने लगे नई उम्र के, तो अब उनके सामने दिक्कत, अब सब लोग बिहार में रहते थे, अब दिक्कत इस चीज़ की हो गई कि जब बच्चे संन्यास ले रहे हैं तो बच्चों को एजुकेशन की भी जरूरत पड़ी। उनको लगा कि नहीं, एजुकेट हमको करना चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, भले उन्होंने संन्यास ले लिया है लेकिन उनको एजुकेशन की जरूरत थी। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, इनको फिर एजुकेट किया जाए। तो धार्मिक शिक्षा इनको देने का प्रोविजन, पहले धार्मिक शिक्षा और इसके बाद तो फिर व्यवहारिक शिक्षा, दोनों का प्रोविजन किया गया। तो धार्मिक शिक्षा और इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा में सारी शिक्षाएं आ जाती हैं। उसमें साइंस भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये दोनों का फाइन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे फिर अब नालंदा बिहार की जब इसका स्थापना हो गई तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसके बारे में अगर डिटेल आप पढ़ेंगे तो विश्व के जितने कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जापान से, चीन से, मंगोलिया से, सिंगापुर से, कोरिया से, मध्य एशिया से, तमाम देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा दिया जाता, तंत्र की, मंत्र की, धातु की, मेडिसिन की, हर प्रकार की शिक्षा जिसमें भी आपका एडमिशन। और यहाँ प्रवेश पाना वैसे ही जैसे कि कैम्ब्रिज में एडमिशन पाना या IIT में पाना। दुनिया की सबसे टफ परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाती थी, टफ परीक्षा। और बड़े दुनिया के जो बड़े विद्वान थे यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे, आप पढ़ाते थे यहाँ पर आकर। चाणक्य यहाँ पर नहीं, चाणक्य का काम बहुत पहले हुआ था। चाणक्य तो मौर्य काल में थे ना, तो एक गुप्त काल है, ये 4वीं-5वीं शताब्दी है। उसके जो है चाणक्य तो इसके 1000 साल पहले, ठीक है ना, 600-700 साल पहले, जब वो तो तक्षशिला में थे। हाँ, हाँ, तक्षशिला सबसे विश्वविद्यालय पुराना, वो बुद्ध के भी पहले से था, महात्मा बुद्ध के भी पहले से था, महात्मा बुद्ध के भी पहले से था। क्योंकि उसकी चर्चा तभी चर्चा करते, उनके जो महात्मा बुद्ध का जो डॉक्टर था, जीवक जो है, किसका डॉक्टर था? नहीं, पटना, जो पाटलिपुत्र के पहले राजा थे, क्या नाम था उनका? बिंबिसार। तो बिंबिसार का जो चिकित्सक जीवक होता था वह भी वहाँ का पढ़ा हुआ था, महात्मा बुद्ध वहाँ का तक्षशिला का पढ़ा हुआ था। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। तो वो भी तक्षशिला का पढ़ा हुआ है। और एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने में कम से कम 200-300 साल लगता है, ये नहीं कि 10 दिन में स्थापित हो जाता है, परंपराएं होती हैं। ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के कम से कम 300 साल पहले से वह विश्वविद्यालय स्थापित रहा हो, ठीक है सर। उस समय भारत में नहीं, भारत में उस समय मगध एम्पायर था, पटना उसी में था। हाँ, उसी में था, पहले उसी में था, हाँ, ठीक है। तो ये नालंदा विश्व। अब आगे लिखेगा स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त क्या चीज? हाँ, कम से कम 18 से 20 अभिलेख है। आपको हो जाओगे परेशान आप
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भीतरी का अभिलेख मैंने बताया आपको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चाहे कहीं लिखवा देते हैं, मैं इसे लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख उसी के समय में लिखिएगा, कुमार गुप्त में मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये, इसमें वत्स भट्टी इस अभिलेख के लेखक हैं। वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें एक मंदसौर में सूर्य मंदिर के निर्माण की बात कही गई। मंदसौर में सूर्य मंदिर। अब सूर्य मंदिर भारत में बहुत कम जगहों पर थे, जैसे मंदसौर का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का शिव मंदिर है, जम्मू कश्मीर का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है ना, तो ये सूर्य मंदिर के निर्माण की बात कही गई इसमें। और इसके जो निर्माता थे तंतुवाय श्रेणी, इसका मंदिर का निर्माण किसने किया? तंतुवाय श्रेणी। अभी लिखिए, बताता हूँ, श्रेणी ने इसका निर्माण किया, इसका निर्माण करवाया। जो रेशम के जो वस्त्र बनाते थे, वस्त्र बनाने वाले लोगों का संगठन, रेशम वस्त्र बनाने वाले लोगों का संगठन था। इसको तंतुवाय श्रेणी कहा जाता है। इन्होंने व्यापारिक संगठन, हाँ व्यापारिक संगठन, गिल्ड से गिल्ड बोला जाता है इंग्लिश में। मैं ये सब बचना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसे गिल्ड्स बोला जाता है। एमएस में पूछा जाता है कि श्रेणी क्या है, गिल्ड क्या है, इसके कार्यों के बारे में हमको बताइए। ठीक है ना, गिल्ड या श्रेणी, ये श्रेणी हुआ करती थी। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। अभी बताऊंगा श्रेणी के बारे में, बताऊंगा मैं आपको। दूसरा अभिलेख है विलसड़ का अभिलेख। विलसड़ का अभिलेख, विलसड़ जो है यह एटा में है, एटा उत्तर प्रदेश में, एटा उत्तर प्रदेश में है। इसमें गुप्त वंश की वंशावली दी गई, इसमें गुप्त वंश की वंशावली दी गई, कि वंशावली दी गई। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और वो बता देंगे, जो इससे अधिक पूछता नहीं, परेशान मत होइए आप लोग। आगे है स्कंदगुप्त, लिख लीजिए, जो स्कंदगुप्त टॉपिक पढ़ेगी। तो विलसड़ का अभिलेख, विलसड़ एटा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर गुप्त वंश की वंशावली इसमें दी गई थी। अब ये अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसको इनकी उपाधि है क्रमादित्य को कहा जाता है। इनकी उपाधि है क्रमादित्य, इनकी उपाधि है क्रमादित्य। इनका टाइमिंग है 455 से 467, 455 से 467। सक्रातिक और क्रमादित्य का अर्थ क्या होगा? है सक्रातिक और क्रमादित्य का अर्थ क्या है? सक्रातिक और क्रमादित्य का उपाधि में क्या अर्थ? अरे वो तो सक्रादित्य का मतलब शकों को हराने वाला, जो हूणों को हराया था ना, तो ये लोग हूण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। शक का मतलब जो भी विदेशी आक्रमण है उसी को करते हैं। इसमें शक हूण सब एक ही कैटेगरी में, ठीक है ना, शक्रादित्य, ठीक है ना। आगे अब स्कंदगुप्त का जो योगदान है, मैंने बताया था कि इसने हूणों को और पुष्यमित्रों को क्या किया, पराजित किया, ठीक है ना।
तो इसका जो अभिलेख है वो भीतरी अभिलेख जो मैंने ऊपर लिखाया है, ठीक ना। तो इसने क्या किया, इसने हूणों, इसके पिता का अंतिम शासन काल था, तो इसके पिता की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ठीक है ना। शासन था इनके पिता का, लेकिन हराया किसने है? हाँ, स्कंदगुप्त ने हराया था, लेकिन शासन कुमार गुप्त का था और इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उनका लड़का था, युवा था, इसने युद्ध में पार्टिसिपेट करके इनको हराया। इसने हूणों तथा शकों को ऐसा लिख लीजिएगा, अपने पिता के शासन काल के अंत में हराया, हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखिएगा, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है ना। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण कराया। अब देखिए, अब इसमें सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप थोड़ा सा आप लोग काम करिएगा, ये टॉपिक ही डालिएगा सुदर्शन झील, ठीक है ना। सुदर्शन झील एक अलग से टॉपिक डालिए, आपको अब नीचे डालिएगा। सुदर्शन झील कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है ना, ये गुजरात में है। तो इसका निर्माण किसने किया था? अच्छा, इसका निर्माण, अब इसमें 3 टॉपिक आपको बनाना पड़ेगा कि इसका जो सुदर्शन झील का जो निर्माण किया वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का। वहां का गवर्नर कौन था? पुष्यमित्र। इस समय कौन था? गुप्त काल में पुष्यमित्र। गलत बता रहे, पुष्यमित्र नहीं हो सकते है। गुजरात का गवर्नर कौन था? पुष्यमित्र। गलत, सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसने निर्माण इसके समय हुआ। दूसरा जो टाइम किसका है? हाँ, रुद्रदामन का है, ठीक है। दूसरा साथ है रुद्रदामन। इसका टाइम, ये शक शासक था। ये फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में। इसका गवर्नर कौन था? तुसास है? नहीं, अशोक ने भी इस पर काम किया, नहीं किया था? वही तो मैं, इसको एक लिस्ट बनाइएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अशोक के समय तुसास, हाँ, और इसके बाद फिर रुद्रदामन के समय क्या बताया था? पड़दत्त, सही बोलो, पड़दत्त। और इसके बाद फिर आता है कौन? स्कंदगुप्त। एक बार इसको वेरीफाई करिएगा, और मैं लिख दे रहा हूँ अनुमान से, थोड़ा सा बहुत पढ़ेगा। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैश्य है, पुष्यमित्र किसके समय? पुष्यगुप्त वैश्य। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पुष्यगुप्त वैश्य, ये सही बताया। अच्छा, अशोक के समय तुसास, सही है। रुद्रदामन के समय
सुविशाख, इसके एक बार देख लीजिएगा, मैं इतना इसके बाद चेक कर लीजिए सर। ये इसमें 3 कॉलम बनाइएगा, ऊपर सुदर्शन झील गुजरात। अच्छा, ये झील, 2 झील का मतलब 2 तरीके से बनाएगी। एक है बाढ़ को रोकने के लिए झील जो बना, ये डैम है, यहाँ पर 2 चीज बनाई गई। ये झील ही नहीं है, यह एक बांध भी है और झील भी है, दोनों। आप झील समझते हो, झील नहीं है, यहाँ पर डैम बनाया गया। डैम का मतलब बाढ़ का पानी रोकने के लिए, और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए, ताकि उसको जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके। तो ये भारत का पहला डैम है। अब डैम चूंकि बांध बना हुआ था और अशोक ने मौर्य काल का बना हुआ, इसमें कुछ क्रैक्स आ गए, कुछ दिक्कतें आ गई, तो इसके रिपेयरिंग की सूचना आप सोच लीजिए। एक डैम और लेक बनाने की चर्चा मतलब गुप्त काल, मौर्य काल में हमको मिलती है। तो अब इसको आपको 3 कॉलम के बारे में आपको बनाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य में इसका संस्थापक था। 2 चीज, गवर्नर जो सबसे अधिक पूछता है, गवर्नर, किस गवर्नर ने इसकी रिपेयरिंग करवाई? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन और इसके बाद अस्कंद। रुद्रदामन का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही एक प्रसिद्ध अभिलेख माना जाता है। क्यों? उसमें ही इसका उल्लेख किया गया है। हाँ, नहीं, 2 चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन जो है ये विदेशी था, ध्यान रखिएगा, शक था ये, लेकिन इसने हिंदू धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, सनातन धर्म, रुद्रदामन ने। तो जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसलिए ऐतिहासिक है कि यह संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। संस्कृत में, इसके पहले अभिलेख जो पाए जाते थे वह संस्कृत में नहीं होते थे। वह किसमें? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पाली की प्राकृत, अशोक की पाली कई सर, वो स्थान के अनुसार होता है। नहीं, अशोक के अधिकतर जो अभिलेख है अफगानिस्तान को छोड़ करके, ठीक है ना, अफगानिस्तान को छोड़ के सारे अभिलेख उसके प्राकृत भाषा में, एकदम ठीक उल्टा है, ध्यान सुनिएगा। इसके जो साहित्य लिखा गया है वो पाली में लिखा गया है, यानी जो किताबें लिखी गई हैं वो पाली में है, और जो अभिलेख लिखे गए हैं वो प्राकृत में है। अफगानिस्तान में चूंकि विदेशी रहते थे, यूनानी रहते थे वहां पर, तो वहां पर जो भाषा है बाइलिंगुअल है, प्राकृत में भी लिखी गई है और ग्रीक में भी लिखा गया, दोनों मिला करके। इसको आप ये सुदर्शन झील का जो आप लोगों ने गलत लिखवा दिया, पड़दत्त का पुत्र चक्रपालित नाम था ये। सर इसके पुत्र भी थे ना। आप लोगों के सहारे कुछ नाम नहीं करने लगे। चक्रपालित, ठीक है। ये लिस्ट बना लीजिएगा सुदर्शन झील के बारे में। इसका निर्माण किसने किया? उस समय गवर्नर कौन था? फिर अशोक के समय वहां का गवर्नर किसने था? फिर रुद्रदामन के समय कौन था? और स्कंदगुप्त के समय। इसकी लिस्ट अलग से बना के लिखिएगा आप लोग, मॉडिफाइड करके हमारे सहारे मत रहिएगा। मैं अनुमान से ही लिखा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी क्लिक नहीं होती इतना पहले की, ठीक है। अब कुमार गुप्त के बारे में थोड़ी सी डिटेल, और उसके बारे में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न आप लिखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। ये इंट्रोडक्टरी मैंने बता दिया ताकि हमको डील करने में कोई दिक्कत किसी का सामना न कर। अब थोड़ा डिटेल जानते हैं, एक लेयर आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, ये हेडलाइन डालिएगा। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टॉपिक है, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। बेसिक आपको पता चल गया चीजों के बारे में, अब इसके डिटेल बता रहा हूँ। नवरत्न
पहला नाम है क्या? कालिदास। कालिदास, कालिदास के बारे में पता ही आपको, ठीक है। इनको भी पत्नी ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया, अपमानित किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा। विद्योत्तमा ने इतनी विद्वान थी कि सभी पंडितों को इसने कान काट लिए। तो पंडितों का सब व्यापार बंद हो गया, सोचा कि तो लड़की होकर के इन्होंने हम लोगों के कान काट दिए। तो सबक सिखाने के लिए इन्होंने कहा कि ऐसे बेवकूफ़ और मूर्ख आदमी से इसका विवाह करा दिया जाए कि जिंदगी भर ये क्या करे, रोती रहे, ठीक है। सारी विद्वता जो है इसकी मतलब खत्म हो जाए। तो उसके लिए अब तलाश शुरू हुई कि भाई बिना बात किए तो आदमी करेगा नहीं। तो काली और उसके पढ़े ही आप लोग होंगे, एक ऐसे मूर्ख आदमी की खोज खोया जाने लगा। तो कालिदास मिले, जिस वृक्ष पर डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, जो कि अब इससे बेवकूफ़ आदमी तो नहीं मिल सकता है कि जिस वृक्ष के डाल में बैठा है उसी वृक्ष के डाल को काट रहा है। तो उनको बुलाया गया, तो बेवकूफ़ रहे होंगे, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि विवाह करना है। कहे भाई अब ऐसे लोगों का कौन विवाह करेगा बताइए, मतलब मूर्ख रहे होंगे तो गांव में तो विवाह नहीं होता। तो बड़े खुश हो गए लोग, कहे भी करवा दीजिए, लेकिन क्या शर्त है कि भाई बोलना नहीं, आपको मौन एकदम रहना है। तो खैर विद्योत्तमा से इनकी मीटिंग करवाई, दोनों आपस में मिले लोग। तो पूछा होगा विद्योत्तमा ने, कोई प्रश्न संस्कृत में पूछा होगा, तो ये अपना चुप। उन्होंने कहा कि जो आचार्य का जो है आज व्रत है, मौन व्रत है, तो आप जो भी करना अपने इशारों से बात करिए। तो मूर्ख आदमी पूछे तो कुछ अपना ऐसे ऐसे घुमाए होंगे कुछ भी ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिए होंगे। अब उनको विद्वानों ने व्याख्या किया फिर जो है कि महाराज ये कहने का ये मतलब है, भाई आदमी ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा तो कुछ तो होगा, ठीक है ना। तो कहा कि ये हो गया। खैर विवाह हो गया, ब्राह्मणों ने घुमा सिमा कर शादी कर दी। इतने बड़े विद्वान है, इतने दिन से मौन है, तब प्रकांड विद्वान। खैर विवाह हो गया, तो उस समय तो भाई वो था नहीं। विवाह हो गया तो फिर अभी चीज़ कब तक मौन रहेंगे। तो कहा जाता है कि जहाँ पर जिसका क्वार्टर था, जिससे खिड़की है ना, दोनों लोग बैठे हुए थे, ऊँट जा रहा था। तो ऊँट को लेकर के इन्होंने क्या बोला, उट्र, उट्र शायद बोलने लगे, उट्र, और होता है उष्ट्र शायद, जो है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ संस्कृत में। तब उनको लगा कि जो है ये तो महामूर्ख आदमी है, जो कि ऊँट भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है ना, बेवकूफ़ आदमी है। तो उन्होंने बड़ी फटकार लगाई इनकी, जो फटकार लगाई तो पत्नी की फटकार तो बहुत खड़ी होती है भाई, जो है तुलसीदास को तुलसी बना दिए, कालिदास को कालिदास बना दिए, है ना। तुलसीदास इतना बड़ा विद्वान पत्नी की फटकार से ही तो बने, हाँ ठीक है। तो इन्होंने प्रण किया कि हम विद्वान बन करके ही लौटेंगे। कहा जाता है काली के मंदिर में गए और अपनी जीभ काट के चढ़ाने वाले थे। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये तो कहने की बातें हैं, ठीक है ना। तपस्या किए होंगे, मेहनत किए होंगे, तब चीज़ें उनको प्राप्त हुई होंगी। दैवी कृपा भी हो सकती है, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन दैवी कृपा चीज़ें एकाएक नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है। तो जो फटकार ने काम किया, और एक विद्वान के रूप में विद्योत्तमा को तो लोग भूल गए, लेकिन कालिदास हमेशा के लिए क्या हो गए, अमर। विद्योत्तमा की लाइन दो लाइन में चर्चा होती है, लेकिन कालिदास की चर्चा इतिहास, दुनिया, हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक इनकी चर्चा। उनका सब मूल नाम क्या था? अब इतना हमको पता नहीं कहीं नहीं मिला है नहीं मिला है। कालिदास का मूल नाम नहीं मिला है। मूल नाम, हाँ ये तो नाम अभी, हाँ मूल नाम नहीं मिला, लेकिन चूंकि अब नाम से ही कि काली की कृपा की, इसीलिए नाम लोग कालिदास रखिएगा। कालिदास कहा जाता है कि काली की कृपा से ही इनको जो है मतलब तो इनके 3 महा, अब लिखिएगा कालिदास की ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इनके जो 3 महाकाव्य लिखा था, एपिक 3 महाकाव्य। पहला इनके इसके 2 कैटेगरी में बांटिएगा महाकाव्य, मेघदूत, ऋतुसंहार और रघुवंशम, ठीक है ना। मेघदूतम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है ऋतुसंहार,
इनके नाटक, ये दो कैटेगरी में कभी काल आपको पूछेगा कि इनके, अब नाम दे देगा इसमें, इनके महाकाव्य के बारे में लिखिए। विक्रमो उर्वशी, विक्रमो उर्वशी। इसके बाद मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्नि मित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद है कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है, ये इनके नाटक हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मालविकाग्निमित्र, ठीक है ना, मालविकाग्निमित्र। इसके बारे में, किसके बारे में कहानी है? यह मालविका और अग्निमित्र दोनों के प्रेम की कहानी है। अग्निमित्र, ये इसके बारे में बताइए। अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र शुंग वंश का था। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बनता है वो है अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। यह उज्जैन का शासक होता है, उज्जैन। ठीक, इसे क्या नाम है, देखिए एक नाम इसका और भी है। और नहीं, इसका नाम अवंती, अवंती, ठीक है ना, अवंती। उसकी राजधानी उज्जैन थी, अवंती, ठीक है ना, अवंती की राजधानी ये यहाँ का था। और मालविका, मालविका महाराष्ट्र में जो था एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, देखिए महाराष्ट्र, देखिए नाम, चलिए महाराष्ट्र लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ अब दोनों के एक दूसरे के एनिमी हुआ करते थे, एनिमी, दुश्मन थे, ठीक है ना। मालविका और महाराष्ट्र, और ये था उज्जैन, दोनों। तो ये यहाँ की क्वीन हुआ करती थी, ये यहाँ के राजा थे। दोनों की प्रेम कहानी के बीच में दोनों को दुश्मनी थी, एक दूसरे का छत्तीसगढ़ करा। अब दोनों के बीच में मैसेज कैसे पास हो, ठीक है ना। इसी को इन्होंने, कालिदास ने कंटेंट बनाया है। तो ये सहारा लेते हैं किसका? बादलों का। किसका? हाँ, बादलों का। सारी जो कहानी है वह बादलों के माध्यम से, यह मतलब मालविका अग्निमित्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू नॉट मोबाइल, नॉट लेटर, बट बाय द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जो दिखाए, अब यहाँ पर यहीं पर कालिदास का लालित्य, यही एक्सपर्टाइज है कि कैसे बादलों के माध्यम से वह सारे मैसेज को पास करते हैं। अब पढ़े तो समझ में आया कि कितना मतलब चीजें हैं इसमें, इतनी प्रतीकात्मकता है, इतना लालित्य है, इतना भरा भरा हुआ है, इतनी सूक्ष्मता है कि आपको समझ में आया कि नहीं कालिदास हैं क्या, एक अपनी बात को कहने का कितना इनका अंदाज जो कितना प्रभावी हो सकता है, ठीक है ना। और यह अभिज्ञान शकुंतला और किसके बारे में? दुष्यंत के बारे में, ठीक है ना। यह विक्रम और उर्वशी के बारे में, उर्वशी जो अप्सरा हुआ करते थे उसके बारे में। ये रघुवंश, भगवान राम के बारे में, रघुवंशम भगवान राम के, उनके जीवन में, राजा दिलीप के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, ये पूरा इनका स्टोरी है। और कालिदास को कभी अगर मौका मिले तो कभी पढ़िएगा अपने जीवन में, ठीक है ना। आपको एक अपने मतलब एक लगेगा कि नहीं कालिदास का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, उसे समझ में। अगला लिखिएगा वारामिहिर। एक बार सर सुषमा स्वराज युगलों में कालिदास के ग्रंथ की चर्चा करेंगे। किसका? सुषमा स्वराज, हाँ, रुद्राज संघ में, हाँ, ये कालिदास के जो एक पात्र है उसका वोट कटा है। अच्छा। और पूरे ग्रंथ में कहीं पर भी वो पात्र जो है बस शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा है, पूरे ग्रंथ में। अच्छा, मतलब इतना रिच साहित्य है कालिदास का, तो पात्र का वोट कटा है। हाँ, पूरे साहित्य में बस शब्द का वो रहेगा। टाइम हो गया क्या? अब बताते भी नहीं आप। वारामिहिर का 2 ग्रंथ है,
ठीक ठीक है ना। वारामिहिर ने जो लिखा है वो दो का, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का और गणित, ये दोनों के विद्वान हैं, ठीक है ना। किसका? ज्योतिष और किसका? गणित, ये इसके विद्वान थे। इनकी किताब का नाम क्या है? बृहत संहिता, बृहत संहिता, बृहत संहिता। और दूसरा है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इनकी किताब का नाम, दो वारामिहिर का। सर दोनों ज्योतिष और गणित पर आधारित है कि एक ज्योतिष पर एक गणित पर? ऐसा अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया, अब इसको समझाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। और दो चीजें होती हैं, एक होती है एस्ट्रोनॉमी, एक होती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र उनको कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब जो आपका ग्रह नक्षत्र का जो अध्ययन करे, सूर्य के बारे में, चांद के बारे में, गैलेक्सीज के, इसके बारे में कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान। क्या? ज्योतिष विज्ञान। इसको दोनों को अलग नहीं कर सकते आप, दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो नक्षत्र होता है उसी के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। तो अब अच्छा, जब इसको करोगे उसमें बिना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के संभव नहीं है। इसीलिए ये सारे ग्रंथ एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, एस्ट्रोलॉजी से भी है और गणित से भी, तीनों से। क्योंकि जो भविष्य बताया जाता है वो मतलब कि जो सूर्य और चांद की गतियों के आधार पर बताया जाता है कि सूर्य की ऐसी गति होगी, बृहस्पति की ऐसी होगी, चांद की ऐसी होगी, तब आपके जीवन को उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर वो आप फलादेश करते हैं कि उसका प्रभाव जो है पड़ता है आपके जीवन पर, और उसी हिसाब से भविष्यवाणी की जाती है। किसी ने कुंडली दिखवाई किसी से? इसने है निश्चित रूप से सभी लोग दिखवाइएगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में बहुत ही सफल विज्ञान है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी आपको यह बताता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसको हल्के से मत लीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मत समझिएगा। यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी जन्म तिथि और आपका जिस दिन आपका जन्म हुआ टाइम, टाइम एकदम सही होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए। और आप अगर अच्छा ज्योतिषी है तो इस वक्त पैसे लोग बहुत ले रहे हैं। अच्छा ज्योतिषी है तो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। और यह आप लोगों के लिए अभी बहुत जरूरी है, आपका करियर डिसाइड इससे हो सकता है। कुछ लोग सर आप जिस समय प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न की टाइमिंग भी बता देते हैं, ऐसा है जिसका जिस समय प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय टाइमिंग क्या हो सकती है। अलग अलग विज्ञान है, ठीक है ना, अलग अलग विज्ञान है देख करके। लेकिन भारत में जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का बड़ा विकसित रूप है, लेकिन भारत में सामुद्रिक विद्या के बारे में बताया जाता है। सामुद्रिक विद्या, सामुद्रिक विद्या का मतलब आपके शरीर को देख करके भविष्य कथन करना, ठीक है ना। उसमें जो सबसे बड़ा जो कथन है भारत में वो है आपकी पैर की रेखाओं को देख करके। आपको पता नहीं होगा, भारत में जो भविष्यवाणी की परंपरा हाथ की रेखा से नहीं, किससे? पैर की रेखाओं से भविष्य कथन करना, फिर आपके चेहरे को देख करके भविष्य कथन करना। यह भारतीय परंपरा रही है जो कि विलुप्त है इस समय, बहुत कम होने। दक्षिण भारत में कुछ ही लोग इस पर फॉरकास्टिंग करते हैं, लेकिन वह उनके पास इतने वो लोग पैसे कमाते हैं पैर के आधार पर भविष्यवाणी करना, जो कि 100% सही हो, 100%। और बीमारियों के बारे में तो आपको 6 महीना पहले बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी होगी। कोई भयंकर बीमारी होगी तो कैंसर किसी को व्यक्ति को होने वाला तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन पैर की रेखाओं से देख के बताया जा सकता है कि आपको कैंसर 6 महीने के बाद होगा, ठीक है। बाकी आप लोग 9:30 बजे तक जुड़िएगा तो इसको डिटेल में बताता हूँ। ये सब चर्चा में वही कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 9:30 बजे आप लोग मिस मत करिएगा सब लोग, ठीक है बेटा।
आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है बेटा?